हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट 2017 के सेट सी। और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 100 डिस्कस किए जाएंगे। A spring of force constant K is cut into the length of the ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash। तो हमें बताना है K dash और K double dash का रेशियो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहले हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इसका इलेक्ट जो कांस्टेंट है वो k है और लेट इसकी लेंथ l है। हालांकि ये गिवन ये लेंथ l। अब इसको हम तीन पार्ट में अलग अलग तोड़ रहे हैं। लेट ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इनकी जो लेंथ का रेशियो मैं मान लेता हूँ, इसकी लेंथ l1 है, इसकी लेंथ l2 है और l3 इसकी लेंथ है। तो हमें गिवन है l1 रेशियो l2 रेशियो l3 इज 1:2:3। ठीक है। अब इनको सीरीज में जब कनेक्ट करें तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। तो सीरीज इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे जहां पर एक स्प्रिंग का दूसरा एंड सेकंड स्प्रिंग के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 है, इसका k2 है और इसका k3 है। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तब नेट k डैश हमें गिवन है, तो k डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सीरीज में जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ठीक है। पैरेलल का अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब इस स्प्रिंग को हमने 1:2:3 में डिवाइड कर दिया है, जो इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमें पता है फोर्स इक्वल टू होता है k इंटू में x। या फोर्स तो सबके लिए हम लेट सेम मानते हैं। तो k जो होगा वो इनवर्सली किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर। इसका मतलब ये है कि जैसे लेंथ का रेशियो 1:2:3 है, तो जो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो होगा वो इनवर्सली लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं लेट L1 इक्वल टू है 1 टाइम x के, L2 इक्वल टू है 2x और L3 इक्वल टू है लेट 3x। क्योंकि जब ये रेशियो में तो हम इसको इस तरह से मान सकते हैं। तो k1 कितना हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो k1 रेशियो k2 रेशियो k3, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जब आप रेशियो लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1x, यहाँ पर रेशियो 1/2x और ये 1/3x। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k1 रेशियो k2 रेशियो k3। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6/x रेशियो 6/2x रेशियो 6/3x। तो हमें मिलेगा ये 6/x रेशियो 3x रेशियो 2/x। ये x यहाँ पर आएगा नीचे। तो वो में k1 और k2 और k3 पता चल गया है। k1 को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 6/x। ठीक है। k2 हो जाएगा 3/x और k3 हो जाएगा 2/x। जब आप रेशो लेंगे तो एक सेम क्वांटिटी आएगी, वो सब में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1/k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6x आ जाएगा ऊपर, प्लस फिर यहाँ पर k2 की वैल्यू 3/x, तो x आएगा ऊपर, ऐसे यहाँ पर 2/x आ जाएगा ऊपर। अब अगर हम इसका एलसीएम ले तो 6 आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 3x 1/k इक्विवेलेंट। तो 1/k इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पर ये 3 2 और एक 5 6 से आएगा। तो 6 से 6 कैंसिल होकर के k इक्विवेलेंट आएगा कितना, 1/x। अब ये हमने सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लिया है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर होना चाहिए, k टेस्ट के। तो k टेस्ट की वैल्यू आ गई 1/x। हालांकि ये x अब बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सीरीज हो गया, पैरेलल करते हैं। देखो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट का,
वो होता है K1 प्लस K2 प्लस K3। तो K1 कितना है 6/x प्लस K2 3 और x प्लस 2 और x। तो 6 3 यहाँ पर देखो ये सब सेम है, तो 6 और 3 ये कंप्लीट आ जाएगा 11/x। 3 और 2 5 6 11 KP। अब KP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये K डबल डैश के इक्वल है, K डबल डैश। तो K डबल डैश की वैल्यू 11 और x है। अब हमें निकालना रेशो, तो हम लिख सकते हैं K डैश अपॉन में K डबल डैश। तो ये आएगा 1/x डिवाइडेड बाय 11 और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/11। तो हम लिख सकते हैं K डैश रेशो K डबल डैश, ये होगा 1/11। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ठीक होगा। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर L1 L2 L3 था, तो हमने इसको x मान लिया था। यहाँ पर फिर K1 रेसो K2 रेसो K3 आया 6 और x, 6/2x, 6 और 3x। तो यहाँ पर भी मैं कोई कांस्टेंट लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा कंफ्यूजन क्रिएट करता। हालांकि वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप किया है। और फिर डायरेक्टली आप रेशो निकाल सकते हैं, जो मैंने निकाला 1/11। क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। इसमें आपको ग्राफ गिवन है और ये बताना कि कौन सा प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैं बता देता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट हो, यानी कि Q इक्वल टू होगा 0, चेंज इन हीट होगा 0। और इसमें जो ग्राफ होता है पीवी ग्राफ, वो स्टीपर होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी स्लोप होगी ऐसे। फिर आइसोबारिक, मतलब जिसमें चेंज इन प्रेशर हो 0। तो आइसोबारिक ग्राफ है तो पी वी। प्रेशर सेम रहेगा तो इसमें इस तरह का ग्राफ आएगा। फिर आइसोकोरिक में जो वॉल्यूम होगी, चेंज इन वॉल्यूम, वो रहेगी 0, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो V और P का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा। फिर आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर रहेगा 0, और ग्राफ ऐसे ही आएगा जैसे एडियाबैटिक का, लेकिन ये ज़्यादा इसकी स्लोप कम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके साथ चलते हैं। सबसे पहले ये है स्टीपर, मतलब ये दो ग्राफ है, एक थर्ड और एक सेकंड। तो सेकंड ज़्यादा स्टीपर है, तो सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडियाबैटिक को, यहाँ पर। फिर अब देखो इसका आइसोबारिक, मतलब प्रेशर सेम होना चाहिए। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्थ वाला रिप्रेजेंट करेगा आइसोबैरिक को। फिर इसके बाद आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। और फिर इसके बाद आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होगा थर्ड। तो अब ये हमें पता चल गया कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर प्रोसेस 1 जो है उसको P नाम दिया है। फिर प्रोसेस 2 को Q, प्रोसेस 3 है R, और आइसोपेरिक प्रोसेस S। तो हमें बताना है जैसे P T से मैच करेगा, P A से, ये सब ऑप्शन कोई एक छांटना है। अब देखो जो P है वो आइसोकोरिक है। अभी देखो आइसोकोरिक कहाँ लिखा है, वो है C। तो P वाले को हम मिलाएंगे C से। फिर सेकंड प्रोसेस यानी Q वाले को हम किससे मिलाना चाहिए, सेकंड है एडियाबैटिक, तो सेकंड प्रोसेस Q को A से मिलाएंगे। अब बस आप इतना देख लो, P का C, तो P का C इन दोनों ऑप्शन में है, और फिर Q का A, तो Q का A खाली इसी ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस 3 है यहाँ पर आइसोथर्मल, तो R को D से मिलाएंगे, और बचा प्रोसेस 4, तो ये हो जाएगा आइसोबैरिक। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट आएगा। Question number 93. A capacitor is charged by battery. The battery is removed and other identical uncharged spare, sorry, capacitor is connected in parallel. हमें बताना है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की। तो पहले से हम कर लेते हैं कि लेट हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और इसको हमने V पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू कितना होगा, CV। और देखो जो एनर्जी की फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ C इंटू में V का स्क्वायर। तो शुरुआत में तो ये कंडीशन है। अब बाद में क्या हो रहा है कि इस कैपेसिटेंस के साथ एक और सेम बोला आइडेंटिकल कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो लेट बैटरी रिमूव करके इसको लगा दिया पैरेलल में, इसका भी सी कैपेसिटेंस और इसका भी। अब होगा क्या कि इस वाले कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज है तो वो फ्लो करेगा, और चार्ज यहाँ पर इस ये जो सेकंड कैपेसिटर था इसके पास क्यू कितना है, 0। और इसके पास चार्ज कितना है, क्यू। अब देखो यहाँ पर अगर मैं नेट कॉमन पोटेंशियल इनका निकालूं तो कॉमन पोटेंशियल होगा, देखो क्यू इक्वल टू सी भी होता है तो पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज तो क्यू है, इस पे तो कोई है नहीं तो इसका 0 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये एक तरह से आप देखो सी मतलब पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होता है वो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2C। ये आ गया 2C। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो आ गया Q अपॉन में 2C। आप देखो यहाँ से मैं Q अपॉन C, इस वाले फॉर्मूले से Q अपॉन C किसके बराबर आएगा, वो आएगा V के। तो Q अपॉन C यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब जो बाद में कॉमन पोटेंशियल होगा वो पहले वाले पोटेंशियल के जस्ट हाफ हो जाएगा। अब फिर से U का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 C इक्विवेलेंट और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर। तो U इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट कितना है 2C, और कॉमन पोटेंशियल कितना है V अपॉन में 2, तो इसका होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल तो C V स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 C V स्क्वायर। अब ये तो पहले वाला एनर्जी है, तो जो फाइनल एनर्जी लेट के फाइनल वाली है, तो जो बाद वाली एनर्जी है वो पहले वाले के जस्ट हाफ हो गई। पहले कितनी थी यू, तो इसका मतलब डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 आएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94। A U tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water oil which is immiscible with water। मतलब कि यहाँ पर ये कोई पानी भरा हुआ था, अब इसमें और ऑयल ऐड कर दिया, और ऑयल और वाटर एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। Is poured into one side until it reaches a distance of 10 millimeter above the water level on the other side। तो ये हम तब तक ऑयल भर रहे हैं जब तक वाटर लेवल से इसका लेवल 10 मिलीमीटर ऊपर ना चला जाए। Meanwhile, the water rises by 65 मिलीमीटर from its original level। तो लेट फिगर भी हमें दिया हुआ है, तो लेट ये ओरिजिनल लेवल था और उससे जो वाटर है वो 65 मीटर ऊपर चले गया है, 65 मिलीमीटर सॉरी। तो आपको बताना है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है, और ये ओपन है, तो ओपन है तो दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इक्वल ही होगा। तो देखो हमें पता है कि कोई भी लिक्विड कॉलम है तो उसके लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है एच रो जी। तो आप ये देखो कि बी पॉइंट तक यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर सी पॉइंट तक वाटर है, तो नीचे जो प्रेशर लगेगा इस कॉलम की वजह से और इस कॉलम की वजह से, क्योंकि दोनों तरफ वाटर है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू पॉइंट सी। ये तो इक्वल ही होगा। तो हमें प्रेशर जो देखना है वो इस लिक्विड कॉलम का मतलब उस ऑयल का, और जो सी के अबव वाटर है उसका हमें प्रेशर देखना है। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल होगा। अब देखो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ए से बी, तो वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए प्लस। अब एच रो जी फॉर्मूला लगाएंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल चलेगी, हाइट ऑफ ऑयल होगी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। ऐसे ही जो ए सी कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में जी। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इनका जो प्रेशर होगा पी ए बी इक्वल होगा पी ई सी के।
तो हम लिख सकते हैं P एटमॉस्फेरिक प्लस H ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में G। अब देखो P ये तो सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे सेम लगेगा, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में G। G से G कैंसिल कर देते हैं, तो हाइट ऑफ ऑयल जो आएगा इट विल बी हाइट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है, तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड में हाइट ऑफ ऑयल। अब इनकी हाइट कैसे निकाले, देखो हाइट ऑफ वाटर कितना होगा, तो सी से लेकर के ई हमें पता करना, तो ये दिया हुआ है 65 प्लस 65 हो जाएगा, 65 प्लस 65 इंटू पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 SI यूनिट में डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑयल कितनी है, तो आप ये देखो यहाँ तक ये 65 ई पॉइंट तक तो 65 हो ही गया है, 65 प्लस 65 प्लस इसमें हम 10 और ऐड कर देंगे क्योंकि ऑयल 10 मिलीमीटर ऊपर तक जा रहा है, तो 65 प्लस 65 प्लस 10। एक और चीज देखो, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, दोनों को मैं चेंज करूंगा तो सेम यूनिट ही आएगी, सेम नंबर आएगा, तो वो चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि इक्वल ही रेशो आएगा उसका, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 65 प्लस 65 ये कितना आ गया 130 डिवाइड में 140 इंटू 1000। तो या फिर इसको जीरो से जीरो कैंसिल करें तो 13/40 इंटू 1000 आएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे ये आएगा 9928.57 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एटमॉस्फेयर इज टी, तो मास है में तो कितना होगा, देखो लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन में पी, पी मतलब मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू कितना √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वो रहता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो P को लिख लेता हूँ √2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा √3m/kT। तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो लैम्डा इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन मोमेंटम जो कि है 3m/kT। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर above the earth is same as the depth d below the surface of earth। तो हमें बताना है कि d कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर जा रहे हैं 1 किलोमीटर, h है 1 किलोमीटर, तो आप डेप्थ में कितना जाएंगे, कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एच मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी, दोनों इक्वल हो जाए। जी डी हमें गिवन दिया हुआ है जी एच के, वैसे तो मैं आपको बता दूं एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू 2h। तो जो डेप्थ होती है अगर वो जब भी जी अबव दी अर्थ और जी बिलो दी अर्थ इक्वल दिए हो तो डी इक्वल टू 2h हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डेप्थ 2 इंटू हाइट कितना है 1, तो डेप्थ कितनी होगी 2 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। वैसे फॉर्मूला होता है जी एच का, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो फॉर्मूला होगा जी 1 - 2h/r, और डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता है जी डी इक्वल टू जी 1 - d/r। जब आप इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगी डी इक्वल टू 2h की, उसी को यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हमें x और y कोऑर्डिनेट गिवन है और पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का जब टाइम 2 सेकंड है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू, या r वेक्टर इक्वल टू 5t, पहले बता दो जैसे r वेक्टर है तो आप उसको x i के प्लस वाई जे के लिख सकते हैं, तो वही मैं लिख रहा हूँ। x की जगह पर आप लिखेंगे 5t - 2t का स्क्वायर i कैप प्लस
वाई हो गया 10t जे के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, मैं डायरेक्टली पहले बता देता हूँ। देखो, अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है और पोजीशन की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखो कि टी का स्क्वायर कहाँ है, तो टी का स्क्वायर यहाँ पर है। तो टी का जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पर कितना है, -2। उसकी टी की पावर क्या है, 2, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आएगा आंसर। मतलब जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखिए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, हाफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हम मतलब एक्सीलरेशन आप फाइंड कर सकते हो टी के स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अब ये होता कैसे, लॉजिक क्या है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। जब आप पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, जो कि डी आर वेक्टर और डी टी के इक्वल होगा। तो 5t का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2t का स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो पावर आगे आ जाती है, तो 4t हो जाएगा आई कैप, प्लस 10t का डिफरेंशिएशन आएगा 10 ओनली। फिर से आपको एक्सेलेरेशन चाहिए, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा डी पी और डी टी। तो 5 एक कांस्टेंट हो गया, अब तो 0 माइनस 4t का डिफरेंशिएशन 4 आई कैप, प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, -4 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -4। वही मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली बिना डिफरेंशिएशन के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सिंगल टी की पावर 2 आ रही है, तो जो कोफिशिएंट है वो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 में, आपको एक्सेलेरेशन पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 98, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है और इसमें ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। The resistance of collector is 3 kilo ohm if the current gain is 100 and base resistance is 2 kilo ohm। तो आपको बताना है वोल्टेज और पावर गेन कितना होगा। तो इनका मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अल्फा बीटा गामा, ये करंट गेन होते हैं अल्फा बीटा गामा। जैसे अल्फा इक्वल टू होता है, जो अल्फा होता है वो होता है आई सी अपॉन आई, और इसको कॉमन बेस में यूज करते हैं। बीटा होता है कॉमन एमिटर करंट गेन आई सी अपॉन आई बी। गामा होता है कॉमन कलेक्टर करंट गेन आई ई अपॉन में आई बी। बाकी इसका हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। देखो, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा आर सी अपॉन आर बी। ये क्या है, कॉमन एमिटर। तो कॉमन एमिटर में करंट गेन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें गिवन है 100। तो वोल्टेज गेन बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी, बीटा 100। कलेक्टर करंट कितना है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम, और आर बी कितना है 2 किलो ओम। तो क्योंकि दोनों किलो में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्या किलो को मैं लिखूंगा ओम में, तो आगे 3/2 इंटू 100 यानी कि 150। ये आगे वोल्टेज गेन। फिर हमें निकालना है पावर गेन। तो पावर गेन होता है वोल्टेज गेन इंटू में करंट गेन यानी कि बीटा। तो ये 150 है, तो ये है 100। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15,000 पावर गेन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 4, 150 एंड 15,000। Question number 99. An arrangement of three parallel straight wire placed perpendicular to plane of the paper carrying same current I along the same direction as shown in figure। हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ मीटर वाले वायर पर कितनी होगी। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो दो वायर है और उन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, दो पैरेलल वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपल्सन होता है। और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है डी, और करंट है इसमें I1 और इसमें I2। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू में सेपरेशन बिटवीन देम यानी कि टी। तो यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हम देखो, वायर ए और बी ये इस तरह से रखा है, मैंने तो आपको अलोंग दी प्लेन दिखाया है, ये परपेंडिकुलर है बस, इतना फर्क है। वायर ए और बी क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट बोला हुआ है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हम ये देखेंगे बी पर ए की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगी, कि बी पर नेट फोर्स निकालनी है। तो
वायर ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो वायर बी पर जो फोर्स लगेगी ए की वजह से, वो कितनी होगी, वो होगी म्यू नॉट, क्योंकि करंट तो दोनों में इक्वल है। तो I1 I2 का आप करेंगे तो दोनों में आई मान लेते हैं, ये अभी होगा करंट आई है, तो I1 I2 क्या हो जाएगा, आई डॉट आई अपॉन में 2 पाई, इनके बीच का सेपरेशन डी गिवन है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स हो गई, ये हो गई म्यू नॉट आई का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई इंटू में डी, लेट ये एफ के इक्वल है, ठीक है। अब ए और सॉरी बी और सी के बीच में, इनमें भी सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो सी वाला वायर बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फोर्स कितनी हो जाएगी, वही फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी विल बी इक्वल टू, देखो फिर से करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स इतनी आएगी जितनी यहाँ पर थी, म्यू नॉट आई का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई इंटू डी, और इसको मैंने क्या माना है, एफ। अब अगर आप बी वायर को देखो, तो बी वाले वायर पर एक फोर्स इस तरफ लग रही है एफ, और एक इस तरफ फोर्स लग रही है एफ, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, और आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो जो एफ इक्विवेलेंट हो वो कितना होगा। अब देखो, जब आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कोस थीटा। थीटा होता है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन तो हो जाएगा 0, सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट जो फोर्स आएगा वो आएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 एफ का स्क्वायर, या फिर √2 इंटू में एफ। तो जो इक्विवेलेंट फोर्स आएगी वो होगी √2 इंटू कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, इसका या इसका, वो दोनों इक्वल ही है क्योंकि, तो म्यू नॉट पाई का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी। तो अब देखो, √2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो म्यू नॉट आई का स्क्वायर अपॉन में √2 पाई डी, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इसमें आपको दो कंसेप्ट लगाने हैं, एक तो दो वायर के बीच में फोर्स का फॉर्मूला, दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये दोनों कंसेप्ट लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will, तो दो एस्ट्रोनॉट हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में, तो उनकी जो स्पेसशिप है उससे कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है। अब उनके बीच में क्या होगा, क्या वो वहीं रहेंगे, क्या वो फ्लोट करते रहेंगे सेम डिस्टेंस उनके बीच में रहे तो, और क्या वो एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब है कि जिस प्लेनेट के आसपास वो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जो दो एस्ट्रोनॉट है वो किसी एक प्लेनेट की तरफ तो मूव कर नहीं रहे, हालांकि उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होती है G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर मैं किसी एक पर्सन को देखूं, किसी एक एस्ट्रोनॉट को देखूं, तो उसमें एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एफ अपॉन में उसका खुद का मास कितना है, लेट ये m2 है, तो वो आ जाएगा G m1 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो, मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ पहले, कि अगर मैं इसको स्टेशनरी मान लूँ फॉर सम टाइम, तो ये इसकी तरफ एक्सेलरेट करेगा, सिमिलरली जब मैं इसको स्टेशनरी मानूंगा तो ये इसकी तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उनके बीच में आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा इसमें वो रहेगा मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि यहाँ पर बोला क्या है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, तो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस भी जगह में वो है वहां पर वो जगह उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। हालांकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ईच अदर, तो इसलिए एक्सेलेरेशन होगा और वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे।